देखो यार, ये क्या है कि इसमें ये दे रखा है। मैंने तुम्हें एक केस बताया था कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से हम ये बता लेते हैं कि ये जो ओरिजिनल पेरेंट कौन है ना। तो ये जो चौकोर सा नीचे दे रखा है, ये एग्रोस, ये आपका एग्रोस जेल प्लेट है ना। अब देखो इसमें क्या किया उन्होंने कि क्रोमोसोम्स जो होते हैं ना, कई सारे क्रोमोसोम्स के जो डीएनए के जो टुकड़े थे, तो ये मतलब सैंपल ए है, तो सैंपल ए का मतलब मान लो बच्चे का सैंपल है, और यहाँ पे सैंपल बी है। ये सैंपल बी क्या है? ये उस बच्चे के जो जो भी पेरेंट है, मतलब जो पेरेंट करने का क्लेम कर रहा है उसका सैंपल है। दोनों को हम क्या करते हैं कि इन दोनों डीएनए को यहाँ पे पहले, इसके पहले क्या करते हैं, वो एंडोन्यूक्लियस से ब्रेक कर लेते हैं। एंडोन्यूक्लियस से ब्रेक करने के बाद, अभी और हम डिटेल में पढ़ेंगे, एंडोन्यूक्लियस से हम ब्रेक कर लेते हैं। ब्रेक करने के बाद इसको डाइजेस्ट करने के बाद छोटे-छोटे टुकड़े में कन्वर्ट हो जाता है, और उसके बाद नीचे से यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज फ्लो करते हैं, जो मूव करना शुरू करता है। उसके बाद क्या करते हैं कि हम इसका प्रोब बना लेते हैं। प्रोब क्या होता है? पहले इसको क्या करते हैं, ये फ्लो करते हैं, तो इसके बैंड बन जाते हैं। तो हमें पता है कि बैंड, जो बड़े वाले बैंड होंगे वो ऊपर होंगे, है ना? और छोटे वाले नीचे होंगे, है ना? और उससे भी और छोटे वाले नीचे होंगे, है ना? और छोटे वाले और नीचे होंगे, और छोटे वाले और नीचे, ठीक है? ये सब बैंड होंगे, है ना? और फिर क्या करते हैं, इनको हम सिंगल स्ट्रैंड में कन्वर्ट कर लेते हैं। ब्रेक करके इसमें एंजाइम यूज़ करके सिंगल स्ट्रैंड में कन्वर्ट कर लेते हैं। अब हम करते क्या हैं कि पर्टिकुलर टाइप का एक प्रोब बनाते हैं। प्रोब क्या होता है? प्रोब एक आर्टिफिशियल डीएनए है। तो प्रोब क्या करता है, एक पर्टिकुलर सीक्वेंस होता है ना? अब प्रूफ पर्टिकुलर, तो सपोज दैट ये दोनों, अगर अगर ये फादर है और ये बेटा है, मतलब सन है, तो दोनों में क्या होगा, मैंने आपको बताया था कि वीएनटीआर होते हैं, वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट, मतलब ये रिपीटेड सीक्वेंस होता है। तो जो रिपीटेड सीक्वेंस इसमें है वही रिपीटेड सीक्वेंस इसमें होना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, इसी रिपीटेड सीक्वेंस का एक प्रोब बना लेते हैं। प्रोब क्या है? सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए है, ये बना लेते हैं। तो ये कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए होगा, तो यहाँ पे ये इसका जो कॉम्प्लीमेंट्री सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए होगा उसमें जा जाकर चिपक जाएगा प्रोब, है ना? प्रोब को हम लोग क्या करते हैं, ये रेडियो एक्टिव बना देते हैं, या फिर ये रेडिएशन इमिट करते हैं जिससे लाइट इमिट होती है। तो प्रोब जाके यहाँ पे भी चिपक जाएगा, यहाँ पे भी चिपक जाएगा। अब हम कंपेयर करते हैं कि जो रिपीटेड सीक्वेंस, मान लो क्रोमोसोम नंबर 1 पे कुछ रिपीटेड सीक्वेंस है, वो इसके क्रोमोसोम नंबर 1 के रिपीटेड सीक्वेंस में है कि नहीं है। अगर दोनों का रिपीटेड सीक्वेंस मिल रहा है, ठीक है, दोनों का रिपीटेड सीक्वेंस मिल रहा है, तो ये दोनों आपस में बाप बेटे हैं, ठीक है। अगर ये वीएनटीआर या रिपीटेड सीक्वेंस नहीं मिल रहा है ना, यहाँ पे तो प्रोब चिपक गया किसमें, पेरेंट वाले पे, लेकिन प्रोब जाकर के इसके किसी भी क्रोमोसोम नंबर 1 के डीएनए में नहीं चिपका है, ठीक है। प्रोब यहाँ पे नहीं चिपका, इसका मतलब जब प्रोब नहीं चिपका, तो इसका मतलब कि जो कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस ये पेरेंट का है, वो कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस सन वाले में है ही नहीं। इसका मतलब ये जो लड़का है, ये जो ए है, ये बी का बेटा है ही नहीं, ठीक। तो इस तरह से यहाँ पे आप देखो, हम कंपेयर करके ये बता देते हैं कि इसी को हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करते हैं कि बायोलॉजिकल फादर पेरेंट कौन है, ठीक। तो इसी चीज को, ये जो चीज मैंने आपको बताई, इसी को यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया है इस फॉर्म में। तो अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, ये वीएनटीआर लिख देना, ऐसे प्रोब बना देना, है ना, और ऐसे एग्रोस जेल की प्लेट बना देना, दैट्स इट। बस ये जो मैंने बनाया है, बस ये आपको बना देना। रेहान, क्लियर है रेहान? ठीक। और कोई डाउट किसी को भाई? तो अब कहानी शुरू होती है एवोल्यूशन की। थोड़ा सा ये बोरिंग टाइप का चैप्टर है एवोल्यूशन, लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्वेश्चन आपको दोनों में मिलेंगे। आपको नीट में भी क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है, और आप देखो एग्जाम का लेवल कहाँ तक पहुंच गया कि दो बच्चों के 720 मार्क्स हैं। अब बताओ, ये हिस्ट्री हो गई भाई, है ना? दिस इज, अब ये तो हिस्ट्री हो गई। अब इससे ऊपर कोई बच्चा क्या नंबर लेकर के आएगा? लेकिन कोरोना की वजह से चलते हुए, है ना, पेपर वगैरह बहुत सिंपल बनाए गए। इन्हीं सब का रीजन है कि 720 मार्क्स आ गए, वरना दैट वाज इम्पॉसिबल, ये वाज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। तो इसी की वजह से थोड़ा लीनियंसी बरती गई, जिसकी वजह से मार्क्स इतने आ गए, वरना प्रैक्टिकली दिस इज नॉट पॉसिबल टू ब्रिंग दैट मच मार्क्स। तो चलो एवोल्यूशन में देखते हैं हमें क्या क्या पढ़ना है।
तो सबसे पहले आ जाते हैं फॉर्मेशन ऑफ सोलर सिस्टम, है ना। चैप्टर डाल दो एवोल्यूशन फॉर्मेशन ऑफ सोलर सिस्टम। अब देखो हमारा सोलर सिस्टम कैसे बना होगा, ठीक है। तो ऐसा माना जाता है कि सोलर सिस्टम जो है वो 4.5 टू 5 बिलियन ईयर्स अगो बना होगा। इट इज कंसिडर, तो नोट करेंगे। एविडेंसेस सजेस्ट, मतलब ऐसा नहीं कि ये सिर्फ ऐसे मान लिया, कहानी हुई, है ना। हाँ, न्यू चैप्टर है जीशान भाई। एवोल्यूशन उतनी देर से हम चिल्ला रहे हैं। एवोल्यूशन नया चैप्टर है, एनसीईआरटी भी पढ़ो, नोट करो। एवोल्यूशन इज न्यू चैप्टर। तो पहला हेडिंग है फॉर्मेशन ऑफ सोलर सिस्टम। एविडेंसेस सजेस्ट दैट solar system was formed। सर एक बार बताएं, क्या आवाज नहीं आई। क्या क्या समझ नहीं आया सर, दोबारा। क्या चीज दोबारा सर, ये मतलब क्या चीज दोबारा? अच्छा ये दोबारा बोल, ये जो अभी बोला। पॉइंट वाली। हाँ तो अरे अभी तो बोलना कहाँ से। हाँ सर, समझ तो नहीं आ रहा एवोल्यूशन सर। चैप्टर है, हेडिंग ला लो फॉर्मेशन ऑफ सोलर सिस्टम, फॉर्मेशन ऑफ सोलर सिस्टम, फॉर्मेशन ऑफ सोलर सिस्टम। एविडेंसेस सजेस्ट that evidences suggest that solar system was formed 4.5 to 5 billion years ago. 4.5 to 5 billion years ago. From a solar nebula. From a solar nebula. From a solar nebula. ठीक है। अब ये है क्या चीज, देखो ऐसा मतलब आज की डेट में सबसे स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट है, सबसे स्ट्रॉन्ग थ्योरी है, ठीक है। शायद आप लोगों ने पढ़ा होगा, बिग बैंग थ्योरी आप लोगों ने पढ़ी होगी। तो ऐसा माना जाता है कि सबसे पहले क्या था कि इस तरह का एक क्लाउड था, ठीक है। ये किस चीज से मिलके बना था? डस्ट और प्लस गैस से। तो डस्ट प्लस गैस का जो गोला था, ठीक है, स्टार्टिंग से रिपीट कर दें। अच्छा नोट करो। एविडेंसेस सजेस्ट दैट solar system evidences suggest that solar system was formed about 4 to 5 billion years ago. 4.5 to 5 billion years ago from solar nebula. From solar nebula. ठीक है। अब देखो ये क्या है, ये डस्ट और गैस से बना हुआ जो क्लाउड है, इसी को हमने कहा सोलर नेबुला। नेबुला इसी को कहा। ये नेबुला बना कहाँ से होगा? ये नेबुला बना होगा किसी भी एक आग के गोले से या एक बहुत बड़े सन के बस्ट होने से। तो एक बहुत बड़ा सन था, वो बस्ट हुआ, जिसको कि हम लोग बोलते हैं बिग बैंग, है ना। तो बड़ा सन, वो सन बहुत बड़ा एक सन था, वो बस्ट हुआ। उसके बस्ट होने से बहुत सारे टुकड़े चारों तरफ बिखर गए, और ऐसा अभी भी होता है, ठीक है। जिससे कि जो ओल्डर सन होते हैं वो डिस्ट्रॉय होते हैं और नए प्लैनेट्स का फॉर्मेशन होता है।
या नए सिस्टम्स का फॉर्मेशन होता है, नए स्टार्स का फॉर्मेशन होता है। तो सोलर नेबुला जो था ये डस्ट और गैस का एक क्लाउड था। धीरे-धीरे ये क्लाउड क्या हुआ कि इकट्ठा होता गया, है ना? इस क्लाउड के इकट्ठा होने की वजह से, है ना, बीच में ज़्यादा डेंसिटी वाली चीज़ें इकट्ठा हो गई, उसके चारों तरफ कम डेंसिटी वाली, लो डेंसिटी वाली चीज़ें इकट्ठा हो गई और उसके चारों तरफ सबसे कम डेंसिटी वाली चीज़ें इकट्ठा हो गई। इस तरह से यहाँ पर एक सोलर रिंग का फॉर्मेशन हो गया, है ना? सोलर रिंग का फॉर्मेशन हो गया। इस सोलर रिंग के बनने के बाद अब क्या हुआ, जो बीच में सबसे बड़ा वाला जो गोला था, वो बन गया सन, है ना? और उसके चारों तरफ इस तरह से ना बहुत सारे, तो ये कहीं-कहीं पे गोले के फॉर्म में ये जो डस्ट और क्लाउड थी इकट्ठा हो गई, जिसकी वजह से सोलर सिस्टम का फॉर्मेशन हो गया। तो ऐसा माना जाता है यही सोलर सिस्टम का फॉर्मेशन हुआ, ठीक है? और सोलर सिस्टम का फॉर्मेशन कैसे हुआ? ये जो सोलर रिंग बनी, ये बनती गई किसी कंडेंसेशन के प्रोसेस। तो कंडेंसेशन हो गया, तो कंडेंसेशन होने से बीच में सन बन गया और उसके चारों तरफ ये प्लैनेट्स बन गए, ठीक है? अब देखिए, ओरिजिन ऑफ अर्थ नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे ओरिजिन ऑफ अर्थ। हाँ, अब आखिर अर्थ की ओरिजिन कैसे हुई? अब ओरिजिन ऑफ लाइफ इसके बाद में आएगी, पहले तो अर्थ ही बन जाए, है ना? तो देखो अर्थ का ओरिजिन कैसे हुआ? ऐसी बहुत सारी थ्योरीज़ हैं जो ओरिजिन ऑफ अर्थ पे लाइट डालती हैं, ठीक है? अब पहले क्या हुआ होगा, देखो, चलिए मैं इस और इसके बाद आपको एक्सपेरिमेंट भी एक बताऊँगा। वेट जस्ट अ मिनट, ये थ्योरी आपके एनसीईआरटी में शायद दे रखी है। नहीं, तो ओरिजिन ऑफ लाइफ, चलो मैं इसको आपको बताता हूँ। हुआ यूँ कि ये कॉस्मिक डस्ट थी। इस कॉस्मिक डस्ट में जो सबसे ज़्यादा डेंसिटी वाला मटेरियल था, वो इकट्ठा हो गया बीच में, है ना? क्योंकि जब कंडेंसेशन होता है, तो सेंटर में जो इकट्ठा होता है, वो सबसे ज़्यादा डेंसिटी वाला ऑब्जेक्ट होता है। तो सेंटर में सबसे ज़्यादा डेंसिटी वाला इकट्ठा हो गया। उसके चारों तरफ थोड़ा-सा कम डेंसिटी वाला इकट्ठा हो गया, है ना? और उसके चारों तरफ सबसे बाहर सबसे कम डेंसिटी वाला मटेरियल इकट्ठा हो गया। तो इस तरह से कंडेंसेशन के थ्रू 3 लेयर का फॉर्मेशन हुआ, है ना? तो सबसे बाहर वाली जो लेयर बनी जा करके, तो 3 लेयर बन गई। 1, 2 और तीसरी, ठीक है? जो आउटर लेयर बनी, उसको हम लोग बोलते हैं क्रस्ट। क्रस्ट में क्या था कि क्रस्ट एक दिस वाज़ बेसाल्टिक लेयर और ये बनी है किसकी? अ, सियाल की, सिलिका और एल्युमिनियम की। उसके नीचे थोड़ी-सी और ज़्यादा डेंसिटी वाला जो लेयर बनी, उसको हम लोग कहते हैं मैंटल, MANTL। मेंटल बना हुआ है मेनली सीमा का, सिलिका और मैग्नीशियम, ठीक है? मेंटल के नीचे आता है क्रस्ट। क्रस्ट जो बना हुआ है, वो बना हुआ है निफे का। निफे क्या है? निकेल और फेरस, निकेल और आयरन, इसका बना हुआ है। सॉरी, हाँ, कोर, कोर, ठीक है? तो ये तीनों चीज़ें, अच्छा, इसमें क्या है कि देखो निकेल और फेरस की डेंसिटी सबसे ज़्यादा है इनमें से, तो इसीलिए सबसे बीच में है। सिलिकॉन और मैग्नीशियम की उससे कम है तो उससे ऊपर है और सिलिकॉन और एल्युमिनियम की और कम है तो ये उससे ऊपर है। तो डेंसिटी के बेसिस पे इसका फॉर्मेशन हो गया, ठीक है?
अब इसी में देखो ये जो ऊपर वाला है ना, क्रस्ट वाला, क्रस्ट वाले को हम लोग बोलते हैं लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर कहां तक है? 20 से 25 माइल तक है। उसके बाद लिथोस्फीयर के बाद आता है पायरोस्फीयर। मेंटल को हम लोग, अब ये ज्योग्राफी वाली बातें हैं, पायरोस्फीयर कहते हैं। पायरोस्फीयर जो है ये 1800 माइल तक है, अपर सरफेस है, ठीक है ना, 1800 माइल, 800 माइल, 1800 माइल, ठीक है ना। और उसके बाद ये कोर जो है ना, कोर, तो कोर को हम लोग बोलते हैं ब्रायोस्फीयर। और ब्रायोस्फीयर ये जो कोर है इट इज ऑलमोस्ट 800 माइल, ये 800 माइल्स का। ये नोट कर लो फिर बताना। तो आप इसके नीचे नोट करेंगे द फॉर्मेशन ऑफ अर्थ, ठीक है, नीचे नोट कर लो, फॉर्मेशन ऑफ अर्थ taken place due to condensation, due to condensation of material the heaviest metal formed core at central part and the lighter one formed and the lighter one formed mantle and then crust. नेक्स्ट, अब आ जाते हैं ओरिजिन ऑफ लाइफ। तो सोलर सिस्टम बन गया, अर्थ बन गई, अब लाइफ पे आ जाते हैं। तो ओरिजिन ऑफ लाइफ, लाइफ का ओरिजिन कैसे हुआ? फ्रॉम के बाद, फ्रॉम के बाद कहां से? देखो मैं बहुत स्लो इसलिए बोलता हूं क्योंकि आप लोग लिखते रहो, क्योंकि देखो मैं कहीं से किसी नोट से नहीं बोल रहा हूं, इसलिए जीशान थोड़ा तुम यार ध्यान दिया करो, तुम हमेशा यार बहुत रिपीट करवाते हो, इससे स्पीड भी स्लो हो जाती है। और मैं देख के नहीं बोलता हूँ इसलिए मुझे दिक्कत हो जाती है, मैं सेम सेंटेंस देखो दोबारा बता नहीं पाऊंगा। नोट करो, फॉर्मेशन ऑफ अर्थ, formation of earth taken place due to condensation, हाँ, formation of earth taken place, ध्यान से लिखिएगा, मैं अब रिपीट नहीं करूंगा इसके बाद। फॉर्मेशन ऑफ अर्थ टेकन प्लेस ड्यू टू कंडेंसेशन ऑफ मटेरियल
from inside to outside, from inside to outside, full stop. Next point, the heavy metal condensed at central part, heavy metal condensed at central part and formed core. Then the lighter one condensed outside and formed mantle and crust. ठीक है, फुल स्टॉप. नेक्स्ट हेडिंग है ओरिजिन ऑफ लाइफ. ठीक है, देयर आर, नोट करेंगे, देयर आर वेरियस थ्योरीज गिवन फॉर origin of life. There are various theories given for origin of life. अब देखो, बहुत सारे साइंटिस्टों का अलग अलग मानना है, बहुत ध्यान से समझिएगा. सबसे पहली है थ्योरी ऑफ पैनस्पर्मिया. थ्योरी ऑफ पैनस्पर्मिया. आपको पता है स्पर्म माने होता है सीड और पैन माने आउटर साइड से. साइंटिस्टों का मानना था कि किसी दूसरे प्लेनेट से, मैं पहले समझा देता हूं फिर लिखवाता हूं. साइंटिस्टों का मानना था कि किसी दूसरे प्लेनेट से कुछ स्पोर आए होंगे, स्पोर फ्रॉम अदर प्लेनेट. ठीक है, उनके आने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं. जैसे इनमें से जो कॉमेट्स आते हैं, है ना, जो एस्टेरॉइड्स या मीटरॉइड्स आते हैं, अर्थ में आके गिरते हैं, उन्हीं के साथ में कोई स्पोर आ गया होगा. वो स्पोर अर्थ में जर्मिनेट हुआ होगा, उसमें अमीबा की तरह या बैक्टीरिया की तरह कुछ एनिमल्स रहे होंगे, है ना, और बैक्टीरिया रहे होंगे, या फंगस की तरह कुछ प्लांट के स्पोर रहे होंगे, जिनसे कि प्लांट और एनिमल का फॉर्मेशन हुआ. तो थ्योरी ऑफ पैनस्पर्मिया का ये कहना है कि लाइफ केम ऑन द अर्थ फ्रॉम अदर प्लेनेट इन फॉर्म ऑफ स्पोर्स एंड देन इट प्रोपोगेटेड, और फिर उसके बाद इवॉल्व हुई, लेकिन लाइफ अर्थ में ओरिजिनेट नहीं हुई, ये इनका मानना है. तो नोट करेंगे, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी life came to the earth from other planet, from other planet, from other planet, in form of spore, in form of spore. Full stop. It does not originate it does not originate on earth. ठीक, दूसरी एक थ्योरी है, ये सब थ्योरी हैं और ये सब की कोई वैलिडिटी नहीं है. थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन. ठीक है, ये थ्योरी ऑफ जो स्पेशल क्रिएशन है,
these are religious theories. They are not like actually science, they are baseless, है ना? तो हो सकता है आयशा, देखो क्या है ना कि बहुत सारे ऐसा मानना है कि जो मेटेराइट्स होते हैं वो बड़े-बड़े रॉक्स होते हैं, रॉक्स। तो चट्टानों के अंदर बैक्टीरिया शेल के फॉर्म में मान लो बैक्टीरिया कहीं पे छुपे हुए हैं, है ना? और वो इतनी दूर से ट्रैवल कर सकते हैं। किसी दूसरे प्लेनेट से वो टूट के चट्टान गिरी और वो अर्थ की तरफ आई, तो ऐसा माना गया था। तो इसीलिए तो अब देयर आर नंबर ऑफ द थिंग्स कि जब इतनी बड़ी रॉक अर्थ के अंदर आती है, तो एटमॉस्फेयर में एंटर करती है, तो उसमें फ्रिक्शन लगता है और इतना ज़्यादा उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है कि वो तो मर ही जाएगा, तो आ कैसे पाएगा, ठीक है? इतना ज़्यादा टाइम तक वो लग सर्वाइव कैसे कर सकता है? तो इसी सब की वजह से मतलब ये थ्योरीज़ की कोई वैलिडिटी नहीं है, इनको कोई मानता नहीं है। लेकिन ये थ्योरीज़ हम इसलिए पढ़ते हैं, तो हाँ, नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता है। रेयर केस नहीं है, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, ऐसा ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है? ये थ्योरीज़ थी जो लोगों ने दिया, साइंटिस्टों ने दिया, लेकिन उनका कोई मतलब उनको मानते नहीं हम। लेकिन कुछ लोगों ने साइंटिस्ट अपने ऐसे विचार दिए, ठीक है ना? तो आप थॉट्स तो आप मानने पड़ेंगे, ठीक है? क्योंकि साइंटिस्टों का एफर्ट है। उन्होंने एफर्ट डाला, बट दिस वाज़ नॉट करेक्ट। ये करेक्ट है भी नहीं। दूसरी है क्या, ये रिलीजियस थ्योरी है, थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन, ठीक है? हर रिलीजन की मैथोलॉजी ये कहती है कि जो सुपरनैचुरल पावर है, गॉड, उसने अर्थ को क्रिएट किया, है ना? कि सब हर रिलीजन के अपने अलग-अलग गॉड हैं और हर रिलीजन का मानना है कि उनके गॉड ने इस अर्थ को क्रिएट किया। और ये बेसलेस थ्योरीज़ हैं, है ना? कि फर्स्ट डे में ये मतलब ज़मीन बनाई और आसमान बनाया, सूरज चाँद बनाए, फिर पक्षियों को बनाया, फिर नदियों को बनाया, पेड़ों को बनाया, ऐसे-ऐसे करके मतलब हर रिलीजन में ऐसी थ्योरी दे रखी है, ठीक है? दीज़ आर द बेसलेस थ्योरीज़। इनका कोई मतलब नहीं है और इनका कोई बेस नहीं है और ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, ठीक है? अर्थ का क्रिएशन प्रूव हो चुका है कि वो केमिकली हुआ है और वो कैसे हुआ हम लोग अभी पढ़ेंगे, ठीक है? लाइफ का क्रिएशन कैसे हुआ वो हम लोग अभी पढ़ेंगे एंड दैट हैज़ बीन प्रूव और इसी बात के लिए यूरे और मिलर को नोबेल प्राइज़ भी इसी बात के लिए दिया गया कि हम जानते हैं कि केमिकल थ्योरी ऑफ ओरिजिन जो है वो प्रूव्ड थ्योरी है ना? तो नोट करेंगे theory of special creation is mentioned and accepted by most of accepted by most of world's religion. According to them, life is created by supernatural power which is God. Full stop. There is no scientific fact. There is no scientific fact to support it. This is also not correct. अब तीसरे नंबर पर आते हैं थोड़े-थोड़े फिलॉसफर टाइप की चीज, ठीक है? पैनिस्पर्मिया एक साइंटिफिक थोड़ा-सा ज्योग्राफी का कॉन्सेप्ट है। थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन जो लोग थीस्ट होते हैं, ठीक है? दे हैव ग्रेट फेथ ऑन गॉड, तो ये उन लोगों का मानना है, ठीक है? लाइक और इसके बाद आते हैं अब फिलॉसफर टाइप के लोगों ने अपनी बात कही, तो उसको हम लोग बोलते हैं थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन। थ्योरी ऑफ spontaneous generation. थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जो जनरेशन है ना, इनका ये कहना है कि अचानक से लाइफ ओरिजिनेट हो जाती है ना?
अचानक से लाइफ ओरिजिनेट हो जाती है। जैसे कि आपको बताऊं, पहले मैं समझा देता हूं फिर मैं लिखवा देता हूं। अरिस्टोटल का ऐसा मानना था कि गर्मी के समय में जब नील नदी का जो कीचड़ होता है वो गर्म हो जाता है, तो नील नदी के कीचड़ से एलिगेटर, घड़ियाल, टर्टल्स और स्नेक्स ये सब ओरिजिनेट हो जाते हैं। तो मिट्टी से, नील नदी की मिट्टी से इनका सबका ओरिजिनेशन होता है। ठीक है? तो ये बात कहने वाला सबसे पहले जो साइंटिस्ट आया अरिस्टोटल था। ही वाज अ फिलोसोफर, अरिस्टोटल। तो ये बात कहने वाले अरिस्टोटल साहब थे। इन्होंने 384 322 बीसी के आसपास जीसस क्राइस्ट के पैदा होने के, समझिए आप 400 साल पहले अगर कोई आदमी ये बात कह रहा है तो बहुत बड़ी बात है। ठीक है? आज की डेट में आपको ये मजाक लग रहा होगा कि यार अरिस्टोटल भी कैसी बातें करता था। लेकिन वो जिस जमाने का है, जिस टाइम पीरियड का आदमी है, आप सोचिए उस आदमी ने उस टाइम पे जो बात कही थी, तो वो अपने आप में वैल्यूएबल थी। वो फिलोसोफर आदमी था, तो उसने ऐसा अपना विचार दिया, ऐसा मानना था। ठीक है? और एक और साइंटिस्ट थे, उनका भाई साहब का नाम था वॉन हेलमोंट। नाम याद रखिएगा कि थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन को सपोर्ट कौन करता था, है ना? हु गिवन थ्योरीज इन सपोर्ट ऑफ, ये नीट में पूछा जा सकता है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। वॉन हेलमोंट, वॉन हेलमोंट बहुत बाद में आए अरिस्टोटल के, है ना? ये 16 सेंचुरी में आए, तो 1577 के आसपास और 1644 तक। इनका कहना था वॉन हेलमोंट का कि इन्होंने कहा कि अगर अंधेरे में कोई कबर्ड रखी हो, है ना? उस कबर्ड के अंधेरे में, मेरे वक्त ध्यान से बजाइए, वॉल हेलमोंट ने कहा कि अंधेरे में कोई कबर्ड रखी हो, उसके अंदर अगर गंदी शर्ट और कुछ गेहूं की बालियां, व्हीट रे, अगर रख दिया जाए 15-20 दिन तक, तो उसमें चूहे अपने आप क्रिएट हो जाते हैं। तो ये वॉन हेलमोंट का मानना था कि ऐसी चीजों से, गंदी संदी चीजों से लाइफ ओरिजिनेट हो जाती है। क्या? ये भी ऐसी बात थी, है ना? और एक और साइंटिस्ट थे विलियम हार्वे। इनका भी यही कहना था कि इनका ये कहना था कि लाइफ कम्स फ्रॉम एग्स एंड ऑल दैट। ठीक है ना? ये दो नाम आप याद रखना, अरिस्टोटल और वॉन हेलमोंट। ये स्पॉन्टेनियस जनरेशन के सपोर्टर थे, तो नोट करेंगे। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, लाइफ ओरिजिनेट spontaneously, life originate spontaneously from non-living matter, from non-living matter, full stop. Aristotle suggested that snake, frog and crocodile snake, frog, snake and crocodile, they come out of mud of Nile river, mud of Nile river. Full stop. Next point. According to von Helmont, according to von Helmont, according to von Helmont, mice produced
from mice produced from dirty shirt and handful wheat according to von Helmont. Mice produced from हाँ बोल रहा हूँ भाई, वही बात बोल रहा हूँ, लिखो तो। अकॉर्डिंग टू वॉन हेलमोंट, माउस प्रोड्यूस फ्रॉम dirty shirt and handful of wheat grain and handful of wheat grain kept in dark cupboard for 3 weeks. ठीक है, अब देखिए इसके बाद अब देखिए ये जो स्पॉन्टेनियस जो थ्योरी थी, इसके अगेंस्ट में एक चौथी थ्योरी आती है। मैं नेक्स्ट पेज पे मूव करता हूँ। फोर्थ थ्योरी है दैट इज अगेंस्ट स्पॉन्टेनियस जनरेशन। इस थ्योरी का ये कहना है कि लाइफ कम्स फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ, है ना, समझे? लाइफ कम्स फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ। नोट करेंगे, लाइफ comes from pre-existing life. Life comes from pre-existing लाइफ, मतलब पहले से लाइफ कहीं पे एग्जिस्ट कर रही है, उसी से लाइफ आना पॉसिबल है। ठीक है, ये जो थ्योरी है दिस इज एविडेंस अगेंस्ट स्पॉन्टेनियस जनरेशन। अब ये बात, इसके सपोर्टर कौन कौन है? इसके जो सपोर्टर हैं, एक तो है फ्रांसिस्को रेड्डी। तो पहले फ्रांसिस्को रेड्डी है ना। दूसरे जो इसके सपोर्टर हैं उनका नाम स्प्लाजिनी, दूसरा साइंटिस्ट है स्प्लाजिनी, स्प्लाजिनी SPALLANZANI स्प्लाजिनी, ठीक है ना। और तीसरे नंबर पर जो साइंटिस्ट इसके आते हैं उनका नाम है लुई पास्चर, जिनको आप बोलते हैं वो लुईस पास्चर है।
3 साइंटिस्टों ने कहा कि लाइफ कम्स फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ। ठीक है, पहले लिख लो, अकॉर्डिंग टू देम लाइफ कम्स फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ एंड हाँ, ऐसा बताओ। अच्छा, नेट इशू है तो आवाज सही नहीं आ रही। ठीक है, अकॉर्डिंग टू देम लाइफ कम्स फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ spontaneous generation is not possible. Spontaneous generation is not possible. They given experimental proof against it. They given experimental proof against them. अब आप रुकिएगा, मैं आपको कुछ डायग्राम दिखाता हूं। वेट, फर्स्ट टाइम दीजिए। स्पॉन्टेनियस जनरेशन का मैं आपको इमेजेस दिखाता हूँ। तो रेडी का एक्सपेरिमेंट क्या था? गिव मी 1 मिनट। फ्रांसिस्को रेड्डी जो थे, तो पहला सबसे पहला है रेडीज का एक्सपेरिमेंट। Reddy's experiment. Reddy was an Italian biologist. ठीक है, तो रेडी ने क्या किया? क्या डायग्राम क्लियर नहीं है? जो ऊपर रिटन, अच्छा ओके, चलो कोई वेट करो, मैं दूसरा कोई डायग्राम आपको दिखाता हूँ। वेट, गिव मी 1 मिनट।
अभी क्लियर है? ठीक है, हाँ अब देखो रेड्डी ने क्या किया, दिस इज रेड्डीज एक्सपेरिमेंट। तो रेड्डी ने अपने एक्सपेरिमेंट में ये कहा कि उसने 3 तरह के जार लिए। ये रेड्डी का एक्सपेरिमेंट। तो उसने क्या किया, ये तीनों जार में, तीनों, ये फ्लास्क जो है, ये फ्लास्क जो अनसील्ड है, ऊपर से कोई कवर नहीं, ये फ्लास्क पूरी तरह से सील्ड, ऊपर कॉर्क लगा दिया है ना? यहाँ पे इसने कॉर्क लगा दिया, कॉर्क। और यहाँ पे इसने ये लगा रखा है, ठीक है, ये क्लॉथ, क्लॉथ लगा रखा है, ठीक। अब उसके बाद उसने बोला कि 3 तरह के फ्लास्क हैं। एक वो फ्लास्क जो ओपन था, उसमें दिस फ्लाई कैन ट्रेवल, ठीक है ना? ये फ्लाई यहाँ पे ट्रेवल की, ट्रेवल करने के बाद दे सिट ऑन मीट पार्ट एंड दे गिव एन एग, ठीक है ना? और एग देने की वजह से यहाँ पर क्या हुआ कि छोटे-छोटे कीड़े पैदा हो गए, जिनको हमने बोला मैगट। तो यहाँ पर ये मैगट पैदा हो गए, ठीक है? मैगट पैदा हो गए, ठीक। दूसरा उसने बोला था, तो यहाँ पर लाइफ, इसमें जो मीट में जार के अंदर था, सो लाइफ केम। तो लाइफ कहाँ से आई? तो लाइफ मतलब प्री एग्जिस्टिंग लाइफ, पहले से मक्खियाँ आई, मक्खियों के ट्रेवल करने की वजह से लाइफ आई। तो उसका कहना था कि देखो इसीलिए लाइफ प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से आई। दूसरा उसने बोला कि यहाँ पे कॉर्क लगा दिया, जिससे मक्खियाँ या किसी भी तरह का बाहर का कोई एजेंट अंदर एंट्री नहीं कर सकता था। यहाँ पर नो लाइफ, तो किसी भी तरह की यहाँ पे लाइफ ओरिजिनेटेड नहीं हुई, ठीक है ना? दूसरा तीसरा उसने क्या किया कि यहाँ पे एयर पास होने की तो जगह थी, लेकिन उसने क्या किया कि यहाँ पे एक क्लॉथ लगा दिया। जब क्लॉथ लगा दिया तो क्लॉथ लगा देने की वजह से मक्खियाँ अंदर आ नहीं सकी, जिससे लाइफ अंदर एंट्री नहीं कर सकती। वेंटिलेशन तो था यहाँ पे, लेकिन लाइफ अंदर एंट्री नहीं कर सकती। तो यहाँ पर नो लाइफ। तो इस एक्सपेरिमेंट से उसने प्रूव किया, बस तीनों डायग्राम से बना लेना। ऑन द बेसिस ऑफ द एक्सपेरिमेंट उसने प्रूव किया कि लाइफ कम्स फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ। जल्दी से ऐसे बना लो। डन, ठीक है। अब देखो दूसरे एक्सपेरिमेंट में आते हैं। तो स्प्लैज़नी का एक्सपेरिमेंट देख लेते हैं, स्प्लैज़नी ने क्या किया। ऐसे ही सब एक्सपेरिमेंट सेम टाइप के, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। PLA स्प्लैज़नी एक्सपेरिमेंट था। हुँ। सेम ऐसे एक्सपेरिमेंट स्प्लैज़नी का था।
उस ग्रेवी ली, ठीक है? ग्रेवी क्या है? इसके लिए एक टर्म यूज़ करते हैं ब्रॉथ। ब्रॉथ क्या है? दैट इज़ एनिमल सूप, ठीक है? उसने क्या किया कि एनिमल सूप को या ब्रॉथ को इसको बॉइल्ड कर लिया, है ना? बॉयल करने के बाद, ठीक है? एनिमल सूप को इसको बॉयल करने के बाद उसने क्या किया कि अरे! ये क्या आ गया बीच में? देखो, बॉयल करने के बाद उसने क्या किया कि एक फ्लास्क को ओपन करके रख दिया, दूसरे फ्लास्क को सील करके रख दिया। उसने देखा कि ये जो फ्लास्क सील्ड है, देखिए, उसने क्या किया कि ये ग्रेवी ले ली, ग्रेवी के लिए एक टर्म यूज़ करते हैं ब्रॉथ, है ना? तो ब्रॉथ, BROTH, ब्रॉथ, ठीक है? ब्रॉथ क्या होता है? दिस इज़ एनिमल सूप। उसने क्या किया कि ग्रेवी को बॉयल कर लिया। बॉयल करने का मतलब कि बॉयल करने के पीछे रीज़न क्या था? मतलब स्टरलाइज़ कर लिया। अब स्टरलाइज़ करने के बाद मतलब इसमें किसी भी तरह की लाइफ़ यहाँ पे बची नहीं है। एक में फ्लास्क ओपन रह गया और दूसरे में फ्लास्क को सील कर दिया। जिसमें फ्लास्क ओपन था, तो इस ओपन फ्लास्क में क्या हुआ कि माइक्रो ऑर्गेनिज़्म क्या हुआ है? पैदा हो गए, है ना? और ये जो दूसरी वाली ग्रेवी थी जो सील थी, दिस वाज़ द फ्री फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज़्म। इट प्रूव्ड दैट लाइफ कम्स फ्रॉम प्री एक्जिस्टिंग लाइफ। ठीक है, नोट कर लो। इट इज़ इन्वेडेड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज़्म। हो जाए तो मुझे मैसेज करना नोट करने के बाद। माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैसे क्रिएट हुए? अरे यार देखो ना, सिंपल सी बात है। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे ऊपर एयर आती रही, तो एयर में तो यहाँ पे एयर है, तो एयर में तो बैक्टीरिया है ना, एयर यहाँ से एंट्री करती रही, एयर कंटेन माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया है एयर में, ठीक है ना, फंगल स्पोर है, और भी कुछ कई सारे पैथोजन है।
तो एयर के साथ अंदर आ गए और वो यहाँ पे जर्मिनेट कर गई। देखो ना, जैसे हम लोग अचार खुला रख देते हैं, उसमें तेल नहीं है ना? तो उसमें कुछ दिन बाद फंगस जमा हो जाता है। फंगस कहाँ से आया? एयर से आया। ठीक है। अब देखिए, ठीक। अब देखो नेक्स्ट, नेक्स्ट जो हमारा है वो है लुई पास्चर्स एक्सपेरिमेंट। तो मैं वो भी आपको दिखा देता हूँ, पास्चर का एक्सपेरिमेंट दिखा देता हूँ। और पास्चर का भी सब एक्सपेरिमेंट है ऐसे मिलते-जुलते एक दूसरे से, थोड़ा-थोड़ा डिफरेंस है। पास्चर्स एक्सपेरिमेंट। पास्चर, पास्चर। देखो, पास्चर का एक्सपेरिमेंट क्या कहता है? ये लुई पास्चर ने एक्सपेरिमेंट किया। उसने क्या किया कि फ्लास्क लिए, ठीक है ना? एक ऐसा फ्लास्क, एक ऐसा फ्लास्क। दोनों फिर इनका दोनों का नेक डिफरेंट है ना? तो इसको एस शेप या एस शेप्ड या इसी को स्वान शेप्ड कहते हैं। स्वान शेप्ड, है ना? इसने ये नेक ले ली। अब उसने क्या किया, फ्लास्क बॉयल विद किल बैक्टीरिया। दोनों फ्लास्क को क्या किया, इसको फ्लास्क को बैक्टीरिया यहाँ पे मार दिया, ठीक है ना? अब यहाँ पे अंदर क्या भरा है, सॉल्यूशन भरा हुआ है इसके अंदर, ठीक है ना? अब पाश्चर का क्या, पाश्चर एक फ्रेंच बैक्टीरियोलॉजिस्ट था। अब उसने क्या किया, इसको स्टरलाइज़ कर दिया, मार दिया। उसके बाद उसने देखा कि ये जो सीधी वाला था, इसमें बैक्टीरिया की ग्रोथ हो गई। यहाँ पर इसने क्या किया हुआ था कि यहाँ पर इसने देखा कि जब इसको गर्म किया, तो यहाँ पर पानी भर गया था। कहाँ पे? यहाँ पे, यहाँ पर, ठीक है? क्योंकि भाई भाप निकली, मॉइस्चर के निकलने से यहाँ पे पानी भर गया था। तो यहाँ पे जो वाटर कलेक्टेड था, वाटर कलेक्टेड, ठीक है? ये जो वाटर कलेक्टेड था, इसमें देयर वाज़ बैक्टीरियल ग्रोथ। लेकिन वाटर यहाँ पे क्या था, वाटर ने क्या कर रखा था, ये वेंट को चोक कर रखा था।
जिससे अंदर बैक्टीरिया नहीं पहुंच पाया, तो अंदर कोई बैक्टीरियल ग्रोथ नहीं थी, है ना? तो इसने भी क्या प्रूव किया कि लाइफ कम्स फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ। अब लुई पास्चर ने क्या किया कि एक सेंटेंस बोला जो बड़ा फेमस सेंटेंस था। तो पास्चर का कहना था कि पूछा जाता है किसने कहा सेंटेंस, तो पास्चर ने एक स्टेटमेंट दिया, उसने बोला ओमनम वाइवम एक्स वाइवो। ओमने वाइवम वी आई वी यू एम वाइवम एक्स वाइवो। इसका मतलब होता है कि लाइफ कम्स फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ। ये देने वाला जो साइंटिस्ट था, जिसने सेंटेंस बोला था, ही वाज नो अदर देन पास्चर। तो पास्चर ने 1862 में ये कॉन्सेप्ट दिया। ये नीट में ऑलरेडी 2 से 3 बार पूछा गया, ओमनम वाइवम एक्स वाइवो किसने कहा था। ठीक है, नोट कर लो, ये पास्चर का एक्सपेरिमेंट है, लुई पास्चर। नोट कर लिया? डेड? जुहा, तुम कहाँ थी? जुहा, तुम गायब थी ना इतने दिन से, बहुत दिन बाद दिखाई दी ना, क्यों? ओ, हेपेटाइटिस ए। सो अभी ठीक हो ना? टेक केयर ऑफ यू एंड ऑलवेज हैव ए बॉइल्ड वाटर। हेपेटाइटिस इट वीकन आवर लिवर, तो बढ़िया से। वेलकम वेलकम। ठीक है, डन कर लिया ना सबने? ठीक है, तो नोट करेंगे। ओमनम ओमने वाइवम एक्स वाइवो, एक्स वाइवो। That is, life comes from pre-existing life. That is, life comes from pre-existing life. This was given by that is, life comes from pre-existing life.
ठीक है, all these three experiment disapproves, that is this one, स्पॉन्टेनियस जनरेशन। ठीक है, अब देखो ओरिजिन ऑफ लाइफ में अब आता है जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट है, पांचवी थ्योरी। जो पांचवी थ्योरी के बाद हम ये करते हैं, तो इनका कहना था लाइफ केम फ्रॉम या लाइफ ओरिजिनेटेड फ्रॉम नॉन लिविंग given by Louis Pasteur. Life originated from non-living organic molecule. और ये जो दिस इज मॉडर्न कॉन्सेप्ट, मैं सब चीजें यहीं पे आपको कोरिलेट है ना, वरना बहुत कंफ्यूजिंग है। इसको आप इसी सीक्वेंस में याद करिएगा, इसी सीक्वेंस में समझिएगा, तभी आपको हमेशा क्लियर रहेगा। ये जो कॉन्सेप्ट था मॉडर्न थ्योरी जो थी, इस थ्योरी को हम बोलते हैं ओपेरिन एंड हेल्डेन थ्योरी। ओपेरिन हेल्डेन थ्योरी, ओपीए, ओपेरिन, दो अलग अलग साइंटिस्ट हैं, हेल्डेन थ्योरी। इसी को हम लोग कहते क्या है, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड केमिकल एवोल्यूशन। और ये थ्योरी करेक्ट है, यही थ्योरी एक्चुअली सही है। ये जो ओपेरिन और हेल्डेन का जो केमिकल एवोल्यूशन है, तो ओपेरिन और हेल्डेन ने क्या किया, इन्होंने दिस सजेस्टेड कॉन्सेप्ट। तो सजेस्टेड कॉन्सेप्ट क्या होता है, मैंने आपको कोई चीज बताई कि ऐसे ऐसे कोई चीज बनाई जा सकती है, लेकिन मैंने वैसी कोई चीज बनाई नहीं। ठीक है, इसी कॉन्सेप्ट को केमिकल एवोल्यूशन, इसी कॉन्सेप्ट को एक्सपेरिमेंटल प्रूफ जिन्होंने दिया, प्रूफ, तो एक्सपेरिमेंटल प्रूफ देने वाले, केमिकल एवोल्यूशन को एक्सपेरिमेंटल प्रूफ देने वाले दो साइंटिस्ट थे। उनका नाम था स्टैनले मिलर, दोनों गुरु चेले थे, है ना, और यूरे, हेरोल्ड यूरे। तो मिलर एंड यूरे, और इसका मिलर वो प्रोफेसर थे और यूरे इनका चेला था। दोनों ने मिल करके इसको प्रूव कर दिया, दे प्रूव्ड इट, ठीक है ना, एंड दिस इज द करेक्ट वन। और आज की डेट में इस बात के लिए इनको नोबेल प्राइज दिया गया कि यही सबसे मॉडर्न कॉन्सेप्ट है। तो दो कॉन्सेप्ट लिखो और फिर हम दो कॉन्सेप्ट ही पढ़ेंगे, ये दोनों को लिखो। लाइफ ओरिजिनेटेड फ्रॉम नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, दिस इज द मॉडर्न कॉन्सेप्ट। तो हेडिंग डालेंगे मॉडर्न कॉन्सेप्ट ओपेरिन हेल्डेन थ्योरी, मॉडर्न कॉन्सेप्ट ओपेरिन हेल्डेन थ्योरी। According to Haldane theory, according to
Russian biochemist, according to Russian biochemist A.I. Oparin, A.I. Oparin, and English biologist and English biologist J.B.S. Haldane, they suggested origin of life in their book. याद रखिएगा ये क्वेश्चन जो है, मेरी बात को बहुत ध्यान समझिएगा, ये क्वेश्चन बोर्ड में भी एज इट इज पूछा जाता है और ये क्वेश्चन नीट का भी है। क्वेश्चन ये पूछा जाता है, जस्टिफाई ए बायोजेनेसिस फर्स्ट, ए बायोजेनेसिस फर्स्ट, इनकी बुक का नाम था। बट बायोजेनेसिस ever since, ये वाली ये जो बुक थी ओपेरिन और हेल्डेन ने लिखी थी, है ना। और क्वेश्चन जब भी पूछा जाए कि आप इस बात को जस्टिफाई कीजिए तो आपको यही थ्योरी लिखनी है। इस बात का मतलब हुआ कि सबसे पहले लाइफ कैसे हुई, नॉन लिविंग चीजों से, तो इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बने, उसके बाद फिर ऑर्गेनिक से लाइफ बनी, और फिर उसके बाद लाइफ से लाइफ ओरिजिनेट। इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बने, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से लाइफ बनी, और फिर उसके बाद से बायोजेनेसिस सेंसेवर, मतलब कि लाइफ से ही लाइफ ओरिजिनेट हो रही उसके पास। इस बात का ये मतलब है। सो अकॉर्डिंग टू, नेक्स्ट नोट करेंगे, नेक्स्ट पॉइंट है अकॉर्डिंग टू देम। इसका मतलब अकॉर्डिंग टू देम एवोल्यूशन या ओरिजिन ऑफ लाइफ इज नॉट पॉसिबल, origin of life is not possible in present environmental condition, in present environmental condition. Next point, according to them origin of life is not possible in present environmental condition. Present environmental condition. Next point, earth surface during first billion years ago earth surface during first billion years ago is very different
is very different from today's condition. Next point. Earth's condition during first billion years ago are radically different. Different from today's condition. दूसरा पॉइंट है. तीसरा पॉइंट है इनिशियल एटमॉस्फेयर was reducing one. मैं ऐसे लिख दूंगा तो टाइम कम वेस्ट होगा. नेक्स्ट, abiogenesis occurred in fact occurred during 4 billion year ago. Next, solar radiation, comma, heat radiated by earth and lightning was source of energy. लास्ट पॉइंट, लास्ट हेडिंग, नेक्स्ट क्लास में लास्ट कॉन्सेप्ट बताना है कि हाउ डज ओरिजिन ऑफ अर्थ टेक इन प्लेस. सो दैट इज नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि ओरिजिन ऑफ अर्थ कैसे हुआ. और मिलर का एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे हम लोग. उसके बाद एविडेंसेस ऑफ एवोल्यूशन, मतलब आपका एवोल्यूशन के क्या क्या एविडेंसेस हैं. लो भाई, पहले वाला स्लाइड भी देख लो. ठीक है भैया, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में. चलिए बाय, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू. नेक्स्ट क्लास में मैं आपको मिलर का एक्सपेरिमेंट बताऊंगा विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो 3 मार्क्स में बहुत ज्यादा. नो जुहा, स्टिल देयर इज नो चेंजेस इन टाइमिंग, सो द टाइमिंग एंड डेज आर. लो भैया जीशान, फर्स्ट स्लाइड भी देख लो. So Jua, there is no change in timing. The timing is same. ठीक है, welcome. Oh, thank you so much. Same to you, Rayan.
ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। चलिए, बाय बाय ऑल ऑफ यू, गुड नाइट, बाय। दिखा तो दिया जीशान, अब क्या दिखा दूं भाई? क्या ये देखना है क्या? ये जो जीशान उसने क्वेश्चन पूछा हुआ था, ये तो उसने क्वेरी की थी, ये वो थी, ये देखना है। अब इससे पहले वाली कोई स्लाइड नहीं थी भाई जीशान बाबू, ये सबसे पहली स्लाइड थी जो मैंने दिखाई थी, सबसे पहली स्लाइड ये थी, एवोल्यूशन की पहली स्लाइड ये थी जो मैंने दिखाई आपको, ये सेकंड स्लाइड है। अरे स्टार्टिंग वाला ही है मेरे भाई, ये स्टार्टिंग वाला ही तो है, ये स्टार्टिंग वाला ही मेरे भाई, मैंने स्टार्ट ही यहीं से किया था, आप रिकॉर्डिंग देख लेना। स्टार्टिंग वाला पहली स्लाइड ये थी जब, क्या CHLT, ये क्या है CHLT वाला? भाई पूरा लिखो यार, तुम क्या लिखना चाहते, कहना क्या चाहते हो, मुझे समझ में नहीं आ रहा। चैप्टर वाला कौन सा, ये इस चैप्टर की पहली स्लाइड वही थी जो मैं तुम्हें दिखा रहा था। यू आर कंफ्यूज्ड। अरे यार ये वाली